हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुलवीर कौर। और काफ़ी दिन का गैप हो गया, पर गैप के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की प्रैक्टिस को। और इस प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एलटी ग्रेड का सिलेबस है उसके मिक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। और जो है धीरे धीरे हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ उनके जो भी फैक्ट्स हैं, मेजर फैक्ट्स हैं हर वर्क के, हर क्वेश्चन में, हर ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। हर ऑप्शन को डिस्कस करने के साथ आपका बेस मजबूत होगा और एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम आपको एक हैबिट भी पड़ेगी कि किस तरीके से हमको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, किस तरीके से एलिमिनेशन करने हैं और किस तरीके से हम अपना आगे का काम आगे कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेट का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द नरेटर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डॉलोवे, है ना। वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेस डॉलोवे वर्क है वो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके मेजर फैक्ट्स ही देख लेते हैं हम। मिसेस डॉलोवे किसका लिखा हुआ है? वर्जीनिया वुल्फ का। वर्जीनिया वुल्फ फेमस किस लिए थी? वर्जीनिया वुल्फ फेमस थी आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, और मिसेस डॉलोवे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाने का। और इसमें उन्होंने एक दिन में जो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको यूज़ किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म किसके द्वारा यूज़ की गई थी? तो ये टर्म यूज़ की गई थी आपकी विलियम जेम्स के द्वारा। ये जो मिसेस डॉलोवे वर्क है इनका, ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1925 में। 1925 में पब्लिश हुआ था ये। और इसकी सेटिंग कहाँ थी? तो सेटिंग थी इसकी लंदन में थी। और सेटिंग इसकी 1923 की थी। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन थे? तो प्रोटैगनिस्ट थी इसकी क्लैरिसा। और एक पैरेलल स्टोरी इसमें साथ में चलती है। पैरेलल स्टोरी चलती है किसकी? सेप्टिमस वारेन स्मिथ की। सेप्टिमस वारेन स्मिथ की। लेकिन जो इसके नरेटर थे, नरेटर कौन थे? एन ओमनीसिएंट नरेटर थे, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो कि पर्सपेक्टिव को बराबर चेंज कर रहे थे। कभी क्लैरिसा की स्टोरी को सुना रहे थे और कभी सेप्टिमस की स्टोरी को सुना रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके नरेटर क्लैरिसा और सेप्टिमस नहीं थे। कौन थे? एक ओमनीसेंट नरेटर थे जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चला रहे थे। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो विल्फ यूजेज अ फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल एंड लार्जली ओमनीसेंट नरेटिव दैट फ्लोज इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्लैरिसा एंड सेप्टिमस दोनों की स्टोरी साथ साथ चलती रहती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को रिप्रेजेंट करती है आपकी ये स्टोरी। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमेडी बाय बेन जॉनसन। अब बेन जॉनसन का वर्क हमको इसमें बताना है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट ही करना देख लेंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो हमें पता है कि हैमलेट तो होना ही नहीं है और द टेम्पेस्ट तो होना ही नहीं है। और अगर आपने थोड़ा आप डीप से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि डॉक्टर फॉस्टर्स भी किसका वर्क है? क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है, ना कि बेन जॉनसन का वर्क है। और जो वॉलपोन है वो है बेन जॉनसन का वर्क। और वॉलपोन जो है पब्लिश कब हुआ था? तो वॉलपोन पब्लिश हुआ था 1606 में। हैमलेट जो है आपका वो कब पब्लिश हुआ था? हैमलेट पब्लिश हुआ था 1601 में। और डॉक्टर फॉस्टर क्रिस्टोफर मार्लो का जो है ये भी पब्लिश हुआ था आपका 1604 में। ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो है वॉलपोन आपका 1606 में पब्लिश हुआ था। और जॉनसन का वन ऑफ द फाइनेस्ट सटायरिकल कॉमेडीज़ है। बेन जॉनसन जाने भी जाते थे अपनी सटायरिकल के लिए और अपने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इन नथानियल हॉथॉर्न्स द स्कारलेट लेटर, व्हाट डज द स्कारलेट प्राइमरली सिंबलाइज बाय द एंड ऑफ द नॉवेल। तो जो ए मिलता है स्कारलेट लेटर में, जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है उसको एडल्ट्री के सिंबल के रूप में उसको ए अपने गले पे एक पहनना पड़ता है। और वो पहले तो सिंबल होता है उसके सिन का, पहले तो सिंबल होता है उसके सिन का, लेकिन जैसे जैसे ये नॉवल आगे बढ़ती जाती है तो वहाँ से ये सिंबल हो जाता है किसका? उसके सिन के साथ साथ उसकी एक्सपीरियंस का और आइडेंटिटी का। लोग उसे इसी तरीके से पहचानने ही लग जाते हैं, हालांकि लेकिन धीरे धीरे मतलब वो चीज़ उसको सेल्फ रियलाइज होती है
हेस्टर को कि उसकी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके से एक अडल्ट्री, जिसके ऊपर अडल्ट्री का एक सिन लगाया गया हो, और किस तरीके से उसकी लाइफ बेकार हो सकती है, किस तरीके से उसको पनिशमेंट एक तरीके से लगातार फील हो सकती है अपनी पूरी लाइफ में, ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोएटिक फॉर्म इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यूलिसिस कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो पहले तो मुझे ये याद रखना है कि यूलिसिस आपके दो वर्क्स हैं, एक तो पोएम है जो कि अल्फ्रेड टेनिसन की है, दूसरी है आपकी यूलिसिस जो कि एक नॉवल है, किसके द्वारा लिखी गई, जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इसमें जो आपका कौन सी पोएटिक फॉर्म यूज़ हुई है, तो कौन सी पोएटिक फॉर्म यूज़ हुई है इसमें, ब्लैंक वर्स। कब पब्लिश हुई थी ये, तो पब्लिश कब हुई थी यूलिसिस आपकी 1833 में पब्लिश हुई थी, सॉरी रिटन लिखी कब गई थी 1833 में, जब इनके टेनिसन के बहुत क्लोज फ्रेंड आर्थर हैलम का डेथ हो गया था, तब ये पोएम आपकी लिखी गई थी, ठीक है। हैलम हमें एएस से याद रखना है। इसके लिए इन्होंने एक और वर्क भी लिखा था, वो कौन सा वर्क था, वो था इन मेमोरियम, जो कि इनका एक मैग्नम ओपस वर्क माना जाता है टेनिसन का। वो इन मेमोरियम में इनका एक फेमस वर्क माना जाता है। और इसके अलावा इन्होंने यूलिसिस भी इन्हीं के लिए लिखा था। ये पब्लिश कब हुई थी, तो पब्लिश हुई थी ये 1842 में। हमें ये याद रखना है कि ये लिखी गई थी 1833 में और पब्लिश हुई थी 9 साल बाद 1842 में, ठीक है। अच्छा, और टेनिसन के बारे में हम जानते ही हैं कि हमारे वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरेट बने थे, ये अक्सर पूछा जाता है आपका कि पोएट लॉरेट वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बने थे, या टेनिसन के जो पोएट लॉरेट बनने का टाइमिंग क्या था। तो 1850 से लेकर के 1892 में ये पोएट लॉरेट बने थे इंग्लैंड में। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका ऑस्कर वाइल्ड का एक क्वेश्चन। इन ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, व्हाट इज़ द मेन डिवाइस वाइल्ड यूजेस फॉर टू क्रिएट ह्यूमर, ठीक है। तो किस चीज़ को यूज़ करते थे ऑस्कर वाइल्ड, तो ऑस्कर वाइल्ड में ने इसमें यूज़ किया था सटायर ऑन सोशल कन्वेंशंस एंड पनिंग वर्ड प्ले, ठीक है। तो सोशल कन्वेंशन को इन्होंने यूज़ किया था। वाइल्ड एक्सपोजेज द अब्सर्डिटी ऑफ विक्टोरियन सोशल नॉर्म, विक्टोरियन एरा की जो भी सोशल नॉर्म थी उनका जो एक एब्सर्ड बिहेवियर था उसको वो दिखाते थे, और उसी को उन्होंने अपने विटी डायलॉग्स और पैराडॉक्सेस के थ्रू और पंच के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया था, अर्नेस्ट ने द आइडिया ऑफ अर्नेस्टनेस का को लिखा था इन्होंने। ये आपका प्ले है और ये लिखा कब गया था, ये लिखा गया था आपका 1895 में। परफॉर्म कब किया गया था, 1895 में इस प्ले को लिखा गया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 में ये लिखा गया था, और लिखा और परफॉर्म किया गया था ये 1895 में। और ये जॉनर है क्या आपका, सटाइकल फॉल्स है ये आपका। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, विच थीम इज सेंट्रल टू रवीन्द्रनाथ टैगोर शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के शॉर्ट स्टोरी और पोएम में कौन सी थीम है जो कि सेंट्रल है, तो जहाँ तक जो है स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म ही, क्योंकि हमें पता है कि वो उनके जो वर्क्स रहते थे वो ज़्यादातर इनर लाइफ को ज़्यादा प्रोग्रेस करते थे, इनर लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते थे। तो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म एंड इनर लाइफ इंडिविजुअल्स, ये इनकी पोएम्स की हमेशा थीम रही है। अच्छा, टैगोर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि इनको नोबेल कब मिला था। तो नोबेल इनको मिला था 1913 में। लिखा किस वर्क के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था, जिसे हम इंग्लिश में सॉन्ग ऑफरिंग कहते हैं। सॉन्ग ऑफरिंग आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको हिंदी में नाम ना दे करके वो इंग्लिश में दे दे, तो पता चला आप कंफ्यूज हो जाए कि गीतांजलि नाम था। हाँ, तो RN टैगोर की, रवीन्द्रनाथ टैगोर की सॉन्ग ऑफरिंग्स जो कि 1912 में लिखी थी, 1912 में लिखी गई थी ये, और 1913 में इनको इसी वर्क के लिए इनके क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी फाउंड की थी 1921 में, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था 1910 में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी फाउंड की थी उसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक।
इसके और भी मेजर पॉइंट जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम इनको करते जाएंगे। नेक्स्ट है इन शॉर्ट स्टोरीज एंड अनरिलायबल नरेटर। ठीक है, आपके उसमें टर्म्स भी पूछी जानी है और एलटी ग्रेड का सिलेबस है तो हम जो यूजुअली टर्म्स पूछी जाती हैं उनसे हट के थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आईओ का पेपर है, हो सकता है कि मतलब थोड़ा और हाई लेवल का पेपर बनाए, तो ऐसे ही हम देखेंगे। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या है, अनरिलायबल नरेटर कौन होता है, तो अनरिलायबल है तो इसका मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। उसकी क्रेडिबिलिटी पे उसकी स्टोरी जो भी सुनाई जा रही है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। यही है क्या, एक आपका अनरिलायबल नरेटर। ठीक है, रीडर्स मस्ट क्वेश्चन द नरेटर्स अकाउंट बिकॉज ऑफ बायस, इग्नोरेंस एंड मेंटल स्टेबिलिटी। इट क्रिएट्स आयरनी एंड सस्पेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विच नॉवल इज कंसिडर्ड मेजर वर्क ऑफ द विक्टोरियन रियलिस्ट ट्रेडिशन। कौन सी जो नॉवल है जो कि मेजर वर्क मानी जाती है विक्टोरियन रियलिस्ट ट्रेडिशन का। तो वेस्टलैंड तो पहली बात तो नॉवल ही नहीं है, है ना, हमें पता होना चाहिए। वेस्टलैंड क्या है, अब ये पोएम है 1922 में लिखी हुई, और यूलिसेस जेम्स जॉयस ये भी 1922 में लिखी गई है। मिसेस डॉलोवे हमें पता है विक्टोरियन एज की है, 1925 में लिखी गई है, लेकिन जो इसका आंसर है वो है आपका मिडिल मार्च। मिडिल मार्च जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1871-72 में लिखी गई थी। हाँ, और ये पोएम आपकी विक्टोरियन रियलिस्ट ट्रेडिशन को दिखाती है। विक्टोरियन रियलिस्ट ट्रेडिशन को ये दिखाती हुई एक पोएम है आपकी, वर्क है आपका, नॉवेल है आपकी। तो इसमें क्या है, सोशल रियलिज्म भी है और साइकोलॉजिकल डेप्थ भी है, जो कि इंग्लिश की प्रोविंशियल इंग्लिश लाइफ को मॉरल्स के साथ दिखाता है कि किस तरीके से उनके मॉरल्स थे उनको दिखाता है। अच्छा, इन फेरी टेल्स द चिल्ड्रंस लिटरेचर व्हाट रोल डज सिम्बोलिज्म यूजुअली प्ले। अच्छा, ये फेरी टेल्स आपका क्या है, ये फिर से आपका फेरी टेल्स ये एक टर्म है कि फेरी टेल्स में एक लिटरेरी टर्म है और लिटरेचर का एक प्रकार है जिसमें आपके बच्चों के लिए कुछ जो भी लिटरेचर लिखा जाता है उस पर वर्क है। तो ये क्या है, ये क्या करता है, कन्वे करता है मोरल लेसन को विद यूनिवर्सल मीनिंग। इनमें क्या होता है आपका मोरल लेसन कन्वे किए जाते हैं, और इसमें क्या कंबाइन होता है, इसमें कंबाइन होती है फैंटेसी प्लस मोरल लेसन्स। और ये टर्म दी किसके द्वारा गई थी, फेरी टेल। खैर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डीप में पूछना चाहिए, पर आप याद रख लीजिए अपनी याददाश्त के लिए कि फर्स्ट जो ये टर्म यूज़ की गई थी फेरी टेल, ये किसके द्वारा यूज़ की गई थी, तो मैडम डी ऑलेनॉय के द्वारा। मैडम डी ऑलेनॉय के द्वारा ये टर्म को यूज़ किया गया था, फेरी टेल्स को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विच टेक्निक इज़ बेस्ट डिस्क्राइब जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसा मतलब आपका टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेम्स जॉयस ने इसको क्या किया था, इसको कॉइन किया था, और इसको इसके यूज़ के लिए मतलब जानी जाती है वर्जीनिया वुल्फ, जिनका वर्क मिसेस डॉलोवे हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है। और ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर का कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ थॉट। कैरेक्टर उसी थॉट प्रोसेस में चलता जा रहा है, और जैसे जैसे वो उसकी थॉट प्रोसेस है उसको जब वो लिख रहा है, वही आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक उदाहरण है। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ, एक लगातार जब कोई एक ही सोच को चलता जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दिस टेक्निक्स इमिटेट्स एसोसिएटिव एंड फ्रेगमेंटेड वे ऑफ ह्यूमन माइंड, कि हम कभी आज इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम उसी चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इसी चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपका क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दीज इज़ अ फीचर ऑफ ट्रैजिक हीरो इन क्लासिकल ड्रामा। तो ट्रैजिक हीरो का फीचर क्या है, तो ट्रैजिक हीरो का परफेक्ट मोरल कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है मैकबेथ को, जैसे आप देख लीजिए, क्या उसका परफेक्ट मोरल कैरेक्टर था, नहीं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रैजिक फ्लॉ था, और वही ट्रैजिक हीरो का ही ये कैरेक्टर पूछ रहा है, और मैजिकल रिसरेक्शन नहीं। तो यहाँ पे क्या है, डाउनफॉल बिकॉज ऑफ ट्रैजिक फ्लॉ ज़रूर होता है, फेट ज़रूर रोल निभाता है उसमें, और आपके ट्रैजिक हीरो में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द ट्रैजिक हीरो डाउनफॉल रिजल्ट्स फ्रॉम हमार्शिया, एरर एंड फेट एंड इवोकिंग पिटी एंड फियर इन ऑडियंस। तो हमार्शिया और ट्रैजिक फ्लॉस में मेन रोल निभाते हैं ट्रैजिक हीरो के उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज़ अ मॉक हीरोइक
पोएम। तो मॉक हीरोइक पोएम क्या है? मॉक हीरोइक पोएम क्या है आपका? जिसमें एक एपिक कन्वेंशन को सटाराइज करते हैं एक ट्रिवियल थिंग के थ्रू। जैसे कि आपका मॉक ऑफ रेप ऑफ द लॉ है ना, रेप ऑफ द लॉ, जिसमें आपका क्या है, मॉक हीरोइक पोइट्री है ये, जिसमें आपकी एक छोटी सी मतलब स्नॉबिश जो फैमिलीज़ होती हैं उनको दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो बड़े जो एक जो एलीट क्लास के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका बड़ा सा मैटर बना देते हैं। तो वो क्या करता है, सटायर है एक तरीके की ये। अलेक्जेंडर पोप का भी ये भी एक मैग्नम ओपस है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो आज का जो सेट था क्वेश्चंस का, पेपर्स का, वो यहीं तक था। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। अब पर डे हम लोग इसी तरीके से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करते चलेंगे, अपने फैक्ट्स को रिवीजन करते चलेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियोज़ में और क्या चेंजेस लाने चाहिए तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग आगे चल के उसमें सुधार करेंगे। ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट चैनल को पे वर्क करने के लिए मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। थैंक यू एवरीवन।